अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीडबैक मुझे इस वक्त मिल रहा है प्रोग्राम आपके सवाल के हवाले से, जिसमें आप मुझे सवाल भेजते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और बहुत सारी ऐसी दुआएं जो मैं आपको सिखा भी रहा हूं। स्टोरी तो भी मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी है जो मुझे भेजी गई, मैं सुनाता हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ पहले उन लोगों का। मेरा जो मकसद था असल में वो पूरा हो गया। जो लोग मुझे कलमात लिख रहे हैं, जो दुआएं भेज रहे हैं, जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो ये है कि आपने इस प्रोग्राम को शुरू करके और ये दुआएं सिखा के यकीन मानिए हम एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया है, शायद हमें लगता है यही वो रास्ता है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह उस यकीन कामिल जो आपने बनवाया है। आयात तो सबको पता होती हैं, पहले भी आप लोगों को पता थी, लेकिन मैंने जो कोशिश की थी यकीन कामिल बनेगा तो तासीर पैदा होगी। तो वो कहते हैं वो जो आपके लफ्ज़ थे यकीन काबिल बनवाने के लिए, तो ऐसा यकीन कामिल बना के जब वो आयात पढ़ी और किया तो 100% रिज़ल्ट मिला है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। उनका वॉइस मैसेज जब आता है तो उस वॉइस मैसेज को सुन के ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त इनकी टोन, इनके अंदर एक यकीन कामिल कॉन्फिडेंस का लेवल उस जगह पे पहुंच चुका है कि अब ये जो कुछ भी पढ़ते हैं उसकी तासीर इनको मिल जाती है, इनका काम हो जाता है। जज़ाकल्लाह। मकसद भी यही था। पीरों फ़कीरों और ऐसे दुकानदारों के पास आप ना जाएं जो आपसे पैसा लेते हैं और काम भी नहीं होता। बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है और वो शफा याब हुए हैं। और ये जितना भी काम है इसलिए है कि अल्लाह की मखलूक की भलाई हो सके, इंसानियत की भलाई हो सके, उसमें मैं भी हिस्सा डाल रहा हूँ। आप इस तरह की जो वीडियोज़ होते हैं उनको फैला के आप लोग भी हिस्सा डाल रहे हैं। इस तरह हिस्सा डालते रहिए। इंशाल्लाह मैं भी जितना एक स्टूडेंट के होने के नाते जितना मुझे पता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो भी 1v1 में आपको सिखा दूँगा। आज की जो कहानी मुझे भेजी है जी, अगेन थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबकी मोहब्बतों का आज जिन्होंने इतना ज़बरदस्त मुझे फ़ीडबैक दे रहे हैं। लेकिन मैंने मेरी नींदें पूरी नहीं हैं, मैं ना होने के बराबर सोता हूँ। एडिटिंग भी है राज प्रोग्राम की, जो हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि मैं 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग करके आता हूँ। अब तो 3 कैमरे हैं और इन तीनों कैमरों को बारीकी से देखना होता है और उसको एडिट करते 5 से 6 दिन लग जाते हैं। फिर रोज़ाना बैठ के पढ़ाई करना, आपके सवाल जो भेजे गए होते हैं उनका जवाब चेक करना, फिर 2 ऑफ कैमरा स्टोरीज़ भी रिकॉर्ड करना, बुध वाले दिन भी प्रोग्राम करना, बड़ा मुश्किल है। मैं सो नहीं पाता, लेकिन कोशिश अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे, आप लोगों की दुआएं साथ है तो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। ये मुझे कहानी भेजी है जी। मेरा नाम बख्तावर है, मैं कराची लियारी में रहती थी, बट शादी के बाद ये अब मीरपुर में शिफ्ट हो गई हैं। ये जो कहानी है लियारी की, इनकी नंद है, उनका नाम है शकीला, उन्होंने इनको ये बताई है। वहाँ का एक सच्चा वाक़या जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। नाम जो लड़के का है, जिस फैमिली की ये कहानी है, उन्होंने कहा आप उनका नाम फ़र्ज़ी रखते हैं। शकील जिसकी कहानी, ये एक फ़र्ज़ी नाम, कहानी एक सच्ची है जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। कोशिश वही जो मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, कोशिश करता हूँ लफ्ज़ों के ज़रिए, क्योंकि आप लोग जब भी कहानी का, इन्होंने भी ये लिखा है जब कि आपका सुनाने का अंदाज़ ऐसा है, जब आप कहानी सुनाते हैं तो खो से जाते हैं, लगता है हम उस कहानी का हिस्सा हैं। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोग उस कहानी का हिस्सा बने। तो लोगों ने तो सिंपल कहानी लिखी होती है, तो उसको शायद थोड़ी सी तरतीब, होते तो वही सब कुछ है, तरतीब थोड़ी सी इस तरह की बनाता हूँ कहानी का आपको मज़ा आए। ये एक ऐसी फैमिली थी जो खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रही थी। पाकिस्तान के शहर कराची लियारी में इनका एक घर था। ऐसा घर जहाँ पे ख़ानदान के लोग मिलजुल के रहते हैं। इस घर के जितने भी कमरे थे आबाद थे, इंसानों से आबाद थे। उन इंसानों की वजह से उस घर में खुशियाँ थीं, उस घर में कहके बखेरते थे, उस घर में बच्चों के खेलने की आवाज़ आती थी। हमसाए भी जब मिलने के लिए आते थे तो चहचहाट होती थी उन दरख्त के ऊपर भी जहाँ पे चिड़ियाँ बैठ के चहचहाती थीं। अब तो तेज़ी के साथ, जैसे मैं कहता होता हूँ, वक्त बदल रहा है, दरख्त ही नहीं रहे, चिड़ियाँ कहाँ से चहचहाएंगी। फिर भी बेचारी चिड़ियाँ आजकल पहुँच जाती हैं। आप लोग भी एक शुरू में ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बर्तन कोई भी घर में फ़ालतू पड़ा हो या एक मेरी खातिर, मैं इतना आपकी खातिर करता हूँ तो मैं भी कुछ आपसे मांग सकता हूँ, मेरी खातिर कोई भी एक बर्तन
इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें आजकल शदीद गर्मी है, इंसान इतना प्यासा होता है, भूल जाते हैं। मुझे पता है आप मेरी फैमिली है, कैसे आप लोग ये काम नहीं करते होंगे, 100% करते होंगे, जो भूल जाते हैं पानी का बर्तन भर के ना चिड़ियों के लिए रख दिया करें, ताकि परिंदे चिड़िए जितनी भी अल्लाह की इस तरह की मखलूक है वो पानी पी सके। और उसके साथ अगर कोई घर में चावल बच गए हैं, रोटी के थोड़े से टुकड़े बच गए हैं, इस तरह कोई भी खाने की चीज़ परिंदों के लिए छोड़ दिया करें। वसीला हम बने, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम रिस्क नहीं दे सकते, लेकिन हम वसीला बने। तो कोशिश कीजिए, पानी भी आजकल लाजमी चेक कर लिया करें कि पानी सूख गया है, गंदा हो गया है, मैला हो गया है, क्योंकि नहाती भी हैं चिड़ियाँ बेचारी, तो पानी भी उनके लिए रख दिया करें और साथ में खाने के लिए कुछ डाल दिया करें। शकील का घर भी ऐसा ही एक मोहब्बतों भरा घर था, सारी फैमिली खुशी खुशी रह रही थी। शकील एक खूबसूरत नौजवान था, पढ़ाई से वो फारिग हो चुका था और आजकल नौकरी की तलाश में था। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इश्यू जो पाया जाता है वो ये होता है, मैं अभी भी अपने बहुत सारे जो जानने वाले मिलने वाले उनसे कहता होता हूँ, तालीम बच्चे से पूछ के उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसी में उसको कहें वो एडमिशन ले। माँ बाप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बेटे को कहते हैं ये पढ़ो, और उसके बाद जब बच्चा पढ़ लेता है तो फिर दर बदर की ठोकरें खाता है नौकरी के लिए और उसको नौकरी नहीं मिल पाती। शकील का घर जो खुशियों से भरा था, लेकिन अब शकील परेशान था उस नौकरी की तलाश के लिए जिसको अभी मिल नहीं रही थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। जिस घर में शकील की रिहाइश थी वो एक कराची का था तो पक्का बना हुआ घर, लेकिन उस घर के अंदर 3 बेडरूम थे जिसमें मुख्तलिफ फैमिलीज रह रही थी। एक कमरा ऐसा था जिसमें शकील के घर वाले उनके साथ शकील रहता था, और साइड पे बना हुआ एक स्टोर रूम भी था जो अमूमन हमेशा बंद ही रहता था, क्योंकि स्टोर रूम में हमेशा हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में आप कह सकते हैं सामान जो ऐसा होता है इजाफी फालतू, और इस सोच के साथ कि कभी ये दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उठा के बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है, उठा के उसको स्टोर में रख दिया जाता है और स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। स्टोर एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर रोशनी तो मौजूद होती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त वो रोशनी ऑन होती है जिस वक्त किसी चीज़ को उठाना हो या रखना हो, वरना मुसलसल स्टोर रूम बंद रहते हैं, अंधेरे में डूबे रहते हैं। ऐसे स्टोर रूम जिनके दरवाजे हैं, आप भी कभी खोल के उनके अंदर जाएं और कुछ मिनट कुछ लम्हे उनके अंदर गुजारें तो एक अजीब सा एहसास सा होता है। ऐसा लगता है इस स्टोर रूम में कोई मैं नहीं हूं, कुछ और भी है, ये मैं डरा नहीं रहा। यकीन मानिए ऐसे घरों में मैं गया हूं, विजिट किया है, तो वहाँ पे जब मुझे स्टोर रूम में जाने का मौका मिला और मैं अंदर जाके खड़ा हुआ और पढ़ाई करने के घर से अभी मैंने पढ़ाई नहीं की, खामोश होकर ऐसे खड़ा हो गया, तो उसकी आंखें मैंने बंद कर ली महसूस करने के लिए क्या मैं अकेला हूं या मेरे साथ कोई और भी है। आप भी ये करके देखिएगा, आपको लगेगा आप अकेले नहीं हैं, कोई और भी है। शायद उसकी सांसों की आवाज़ सुन सकें, शायद कोई ऐसा इशारा वहां पे आपको मिल सके जिससे आपको पता लगे हाँ कोई और है। स्पेशली उन स्टोर रूम्स की मैं बात कर रहा हूं जो बंद रहते हैं मुसलसल, जिनके अंदर लाइट नहीं जलती। कतन हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर घर के स्टोर रूम के अंदर ऐसा है और आप लोग जाएं और डर के वापस आ जाए। जी मज़हर मलिक ने कहा था नहीं हम नहीं जा रहे, नहीं, आप लोग मेरी फैमिली हैं। हर वो शख्स जो मुझे फीडबैक देता है आप में से है, बिकॉज यू आर माई फैमिली। क्या फीडबैक? पहले डरते थे, आपका प्रोग्राम देख देख के आप इतने बहादुर हो गए हैं कि अब हमें डर नहीं लगता। आपकी तरह एक जुमला कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। अंदर घुसे तो कहें तुम्हारी ऐसी की तैसी, नहीं लगता तुमसे डर, तो ये डरेंगे तुमसे। तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आई एम रियली सॉरी। आपसे मैं इस तरह कभी किसी बच्चे को भी तुम नहीं कहता, आप कहता हूँ। आपसे डरेंगे। आप सिर्फ इतना कह दीजिएगा, ये मैं आपको आज दिल से कह रहा हूँ, आप इतना कह दीजिएगा हम मज़हर मलिक का प्रोग्राम देखते हैं, ना वो डरता है ना हम डरते हैं। नाम इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, हम मज़हर मलिक का प्रोग्राम देखते हैं, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है। सिर्फ इतना कह दीजिएगा, यकीन मानिए मैं आपको दिल से कह रहा हूं, आपको डर भी नहीं लगेगा, नहीं कुछ आपको होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम बड़ा वो है, ऐसा नहीं है।
उस प्रोग्राम को जिसको आप देखते हैं तो उसकी वजह से एक एनर्जी आपके अंदर पैदा होती है। वो मज़हर मलिक का प्रोग्राम है, इसलिए मज़ीद एनर्जी पैदा होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। हो सकता है थोड़ा सा वो डर भी जाए वो मखलूक किसी वजह से, तो इसलिए इन बातों को छोड़िए, आप बेधड़क होकर अंदर जाइए और कहिएगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम नहीं डरते। महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। कहानी की तरफ वापस आते हैं। अभी भी मैं सो के उठा हूँ, 1 घंटा मेरी नींद पूरी हुई है, शायद मैं थोड़ा सा फ्रेश हूँ, वरना मैं ऐसे नींद में वो हो रहा होता हूँ। वो अपनी नौकरी की तलाश में था, उठता, फिर हर उस ऑफिस का चक्कर लगाता जहां से उसको उम्मीद होती कि यहां मुझे नौकरी मिल सकती है, और शाम को वापस लौटता ना उम्मीद होके। कराची शहर में जब वो जाता तो सुबह होते ही जहां चहल पहल शुरू होती, चिड़ियों की आवाज़ से ही दिन का, जिंदगी का आगाज़ हो जाता। वहीं पे वो नाश्ता वगैरह करने के बाद जब बाहर निकलता तो एक शोर उसका इस्तकबाल करता, शोर से भरा हुआ शहर कराची, जिसके आप रोड पे पहुंचते हैं तो आपको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई कार गुजरने की आवाज़ है तो कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, किसी बस की आवाज़ है तो शां करके कोई और सर्विस वहाँ से गुजरी है, कोई रेडी वाला आवाज़ लगा रहा है, कोई अपने फ्रूट इस आवाज़ के साथ बेच रहा है कि उसकी रेडी पे रखे हुए फ्रूट सबसे बेहतरीन फ्रूट हैं। अगर आपने घर से निकले हैं फ्रूट खरीदने के लिए तो उसकी रेडी से फ्रूट लाजमी लें, क्योंकि उसकी रेडी पे सबसे बेस्ट फ्रूट रखा है, और उस रेडी के साथ वाला उसके साथ मुकाबले में है, नहीं मेरे पास जो है ये सबसे अच्छा है, मेरा तो रेट भी इससे कम है। ये कराची की खूबसूरत ज़िंदगी भी कही है, गहमा गहमी वाली ज़िंदगी भी कही है, शोर वाली ज़िंदगी भी कही है। जब आप दाखिल होते हैं घर से निकल के बस में सवार होने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होने के लिए, तो आपको हारन की आवाज़, मुख्तलिफ हारन, कोई गाड़ी का, कोई बाइक का, हर उस सवारी का हारन आपको सुनाई देता है जो उस वक्त रोड पे मौजूद होती है। और आप उस बस के अंदर समार हो जाते हैं जिसके अंदर बस का कनेक्टर ऊंची ऊंची आवाज़ लगा के सबको मुखातिब कर रहा होता है, ए आज के दिन के सवार, ए जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ चिड़ियों की चहचहाहट से कर चुके हो, घर से निकल के यहाँ तक आ चुके हो, आओ मैं इस्तकबाल करता हूँ, अपनी गाड़ी में सवार हो जाओ, जाना है जिस मंजिल की तरफ उसका नाम लेके पुकार रहा हूँ, फ़लाँ स्टॉप फ़लाँ स्टॉप फ़लाँ स्टॉप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। आप आवाज़ वो ना भी दे, आपको अपनी मंजिल का पता होता है, आप उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं। हर तरफ बैठे हुए लोग गहमा गहमी में आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। जब आप अंदर दाखिल होते हैं आपकी तरफ कोई देखना भी गवारा नहीं करता। हर शख्स जो अपनी सीट पे बैठ चुका है या खड़ा है तो वो सोचों में गुम है, प्लानिंग कर रहा है, आज मैंने कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, क्या क्या ड्यूटीज़ है मेरी। तो आप भी सीट मिले तो बैठ जाते हैं, नहीं तो खड़े हो जाते हैं। जब आपकी मंजिल आती है तो आप उतरते हैं, फिर एक जुस्तजू, फिर एक लगन। आज शकील भी सोच रहा था मैं जिस काम के लिए निकला हूँ उसको मुकम्मल करके जाऊँगा, कोशिश करूँगा आज ना उम्मीद ना लौटूँ, आज मुझे नौकरी मिल जाए। लेकिन जिस वक्त शाम को वो लौट रहा था, सब चिड़ियाँ अपने अपने घरों को जा चुकी थी। जितने भी लोग उसके साथ सुबह बस में सवार हुए थे, शायद वो तो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे, चले गए थे। इस बस में कुछ और लोग थे, सब के सब तब्दील, सब के सब मुख्तलिफ। लेकिन लगता था कोई नाउमीद लौटा है और कोई थक हार के लौटा है और कोई फिर एक नई सोच के साथ बैठा सोच रहा है। वो भी सवार तो हो गया, मुंह उसी तरह लटका हुआ था, दिमाग में बहुत सारी सोचें थीं कि आज फिर एक दिन नाकाम लौटा और वो घर की तरफ जा रहा था। ऐसे मेरे दिल में आया, गाड़ी में अमूमन ऐसे ही होता है, जब आप बस में सवार होते हैं तो इसी तरह का ही माहौल हो। अभी आप लोगों को कुछ सेकंड के लिए लगा होगा कि आप बस के अंदर बैठ गए थे, आप भी बस का हिस्सा बन गए थे। मुख्तलिफ रेडियो की आवाज़ें आ रही थी, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। उतरते हैं बस से उतरा, वो अपने घर पहुँच गया। ये थी उसकी ज़िंदगी जो आजकल जूतियाँ घिसाते हुए गुजर रही थी, कहीं वो अच्छी जॉब तलाश कर सके। खाला थी कि फ़िक्र खाए जा रही थी कि शकील को जल्दी से कोई नौकरी मिले और मैं अपनी बेटी की उससे शादी कर सकूं, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और मैं अपनी बेटी ब्याह सकूं शकील के साथ। क्योंकि ये रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। जब मासूम थे दोनों, शकील और उसकी होने वाली बीवी, तो दोनों बहनों ने सर जोड़ के फ़ैसला कर लिया था, खुदा ने तुम्हारे यहाँ बेटा दिया है और मेरी यहाँ बेटी, तो बस हम अभी से फ़ैसला करते हैं इन दोनों को रिश्ते के बंधन में बड़े होकर बांध देंगे।
और दोनों फैसला कर चुके थे। इसलिए अब उस माँ को इंतज़ार था जिसकी बेटी जवां हो चुकी थी। इससे पहले कि जिस घर में दरख्त हो तो पत्थर भी आते हैं, तो जिस घर में बेटी हो वहाँ रिश्ते भी आते हैं। तो उस माँ को एहसास था कि बस बजाय कोई और आए मेरे पास, मैं उनको ना कर दूं और उधर से भी कोई मसला हो जाए तो मैं बेटी को कैसे ब्याऊंगी। तो इसलिए वो इस फिक्र में थी कि शकील जल्दी से अपने पाँव पे खड़ा हो, उसकी अमानत उसके हवाले कर सकूं। घर वाले महसूस तो कर रहे थे कि शकील आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है, उसकी सेहत गिरती जा रही है। पूछते तो वो यही कहता, हाँ नौकरी की तलाश में हूं, कोशिश में हूं कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। इसी तरह सब यही समझ रहे थे कि ये नौकरी की ही वजह से बहुत परेशान है, इसलिए कमजोर होता जा रहा है। लेकिन एक दिन शीशे के सामने खड़े हुए शकील ने अपने आप को देखा तो उसको ऐसे लगा, ये मैं हूं, ये जो शीशे के सामने खड़ा है ये मैं हूं, ये मुझे क्या हो गया है। वो अपना चेहरा देख रहा था और परेशान हो रहा था। वो अपने चेहरे को खुद नहीं पहचान पा रहा था। सब उससे पूछते थे कि तुम इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो, और वो जवाब भी देता था। लेकिन आज शायद टाइम निकाल के उसने खुद को इतनी गौर से शीशे में देखा था जिससे उसको एहसास हुआ, ये कौन है, वाकई ये मैं हूं, ये मुझे क्या हो गया है, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूं, मैंने इस पर गौर क्यों नहीं किया। खाना भी मैं पूरा खा रहा हूं, इतना भी दिमाग पे कोई परेशानी नहीं है, फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसको उस दिन एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो खामोश था, उस गड़बड़ को समझ नहीं पा रहा था। आज फिर वो घर से बाहर तो चल रहा था, लेकिन उस चलते हुए उस रोड तक का जो सफ़र था वो तय करते हुए यही सोचता जा रहा था कि आज तो अपने आप को देख के मैं डर सा गया हूं, क्या हो गया है मुझे। आज उसी बस में फिर वो सवार होने जा रहा था, लेकिन आज वो कुछ उलझा हुआ सा था। उसके दिल में एक खौफ, एक दिल की धड़कन जैसे तेज सी हो जाती है, बहुत शदीद नहीं लेकिन रूटीन से थोड़ी तेज थी। इस फिक्र जो लाहिक हो चुकी थी कि मुझे क्या हो गया है, मैं आज अपने आप को पहचान नहीं सका, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। बस में जब सवार होने लगा, बस की मैं बात करूं, मैं कभी कराची अभी तक नहीं गया। मैंने जो एक नक्शा खींचा है कराची का, शोर का, बसों का, एक ड्रामे की हद तक देखा हुआ है। तो मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा कराची देखने का। आप लोगों में से कोई किसी ने इनवाइट किया तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं कराची देखूं, कराची में चक्कर लगाऊं, लेकिन अभी तक मैं कराची नहीं देख सका। बस वाला जो एक सीक्वेंस जो अभी सुना है आप लोगों ने, जिन लोगों ने सफ़र किया होगा, मैंने नहीं सफ़र किया बस में, बहुत कम ज़िंदगी में, तो उनको लगा होगा कि वो भी बस में शामिल हो गए हैं। कहानी का मकसद भी यही होता है कि कुछ लम्हे जब आप कहानी सुने, कुछ लोग कहते हैं जी लंबी है, लंबी नहीं होती। एक टाइम आपने निकाला ये होता है कि आप उन लफ्ज़ों को जब सुन रहे होते हैं, आंखें खुली हों या बंद हो, तो जब महसूस कर रहे होते हैं तो आपकी खुली आंखों या बंद आंखों में वैसा नक्शा चलना शुरू हो जाता है, और उस लम्हे धीरे 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 आप भी उस कश्ती के सवार हो जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हचकोले खा रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता हिल रही होती है, अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है। तो आप भी कहानी सुनते हुए उस कश्ती के सवार होते हैं। तो इसलिए ये वो लोग जो ये चाहते हैं फटाफट कहानी हो, तो वो कहानी नहीं होगी, वो मज़ा नहीं आएगा। दो लफ्ज़ों में भी कहानी हो सकती है, वो आया, वो डरा, ख़त्म। तो इसलिए इसको एंजॉय किया करें। आज जब वो वापस आया, जो सुबह से सोचता हुआ गया था, आज सारा दिन उसके दिमाग में वही ख्यालात रहे। आप लोग अगर मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह कराची। जो दिल से मुझे बुलाएगा मैं उसकी दावत पे इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो कमज़ोर सा होता जा रहा था, बाकायदा सब नोट कर रहे थे, एक दिन उसके पेट में ऐसा दर्द उठा, ऐसा मरोड़ हुआ, घर वालों को पता लगा उसके पेट में दर्द है। जैसे शुरुआत होती है हमारे यहाँ, तमाम तकरीबन घर वाले डॉक्टर होते हैं, जैसे कोई मसला होता है तो फ़ौरन कहते हैं ओ ये गैस होगी, ये मसला होगा, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। हम लोग फ़ौरन अपना इलाज शुरू कर देते हैं, और वो जो 3-4 टोटके हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके बाद भी आराम ना आए, देन हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जो पढ़े लिखे अक्लमंद लोग होते हैं फ़ौरन कहते हैं नहीं भाई इसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ। ऐसा ही हुआ, 2-3 नुस्खे जो घर में थे, इसको ये दे दें, इसको ये भी दे दें, ये दे दें, वो सारा कुछ दे दिया गया। शकील को फिर भी पेट का दर्द कम ना हुआ, आराम ना आया। उसको डॉक्टर के पास लेके गए,
और दर्द ऐसा था कि बाकायदा तौर पे उसको बेहोशी की दवाई देनी पड़ी, क्योंकि अब तकलीफ़ से बाहर हो चुका था, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, अब वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। टेस्ट वगैरह किए गए, सारा कुछ किया गया, तो पता लगा पेट के नीचे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। वो जो दिनों के अंदर कमज़ोर सा होता गया था, जो खुद अपने आप को देख के डर गया था, खुद नहीं जानता था उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या बीत रही है, उसका ऑपरेशन तो हो गया। लेकिन डॉक्टरों ने एक ऐसी बात कह दी जो बहुत ही अजीब सी थी। डॉक्टरों ने कहा शकील अब शादी नहीं कर सकता। जहाँ पे सारे घर वालों के लिए ये एक बहुत अजीब व गरीब बात थी, वहीं पे शकील जब होश में आया और उसको बताया गया कि डॉक्टरों ने ये कहा कि तुम अब शादी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो शादी के काबिल नहीं था, शादी के बिल्कुल काबिल था, लेकिन ऐसा था कि शादी करने की सूरत में उसको शदीद नुकसान पहुंच सकता था, जिस तरह का उसका ऑपरेशन किया गया था। कुछ दिन वो वहाँ पे रहा, उसके बाद अपने घर शिफ्ट हो गया और कुछ दिन के बाद फिर से ठीक हो गया। फिर वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी की तरफ आ गया, जो एक नौकरी थी जिसको वो तलाश उसने करना था और आगे की तरफ बढ़ना था। वहीं पे खाला की जो बेचैनी मुसलसल इतनी बढ़ चुकी थी, बार बार घर के चक्कर लगा चुकी थी, आखिर एक दिन आके शकील के घर की दहलीज के अंदर दाखिल हुई और शकील की माँ यानी कि अपनी बहन को मुखातिब करके कहा, नहीं आज मैं शादी की तारीख लेके ही जाऊंगी। क्या तुम नहीं चाहती कि हम जीते जी अपने बच्चों की खुशियां देख सकें? मेरा बेटा, मेरा शकील पता नहीं किस परेशानी में है, किस मुश्किल में है, दिन ब दिन कमज़ोर होता गया, बात नौबत हॉस्पिटल तक पहुंच गई। शादी से नसीब दोनों के जुड़ जाएंगे। जब मेरी बेटी का और शकील का दोनों का नसीब जुड़ता है, यकीन है हमारा इस बात पे एज ए मुसलमान कि जब इंसान शादी करता है तो मियाँ बीवी का नसीब जब जुड़ता है तो नसीब जुड़ने से रिज़्क मिलता है। शायद वो जिस नौकरी की तलाश में है उसको नहीं मिल पा रही, शादी के बाद फ़ौरन उसको मिल जाए। इस तरह की बातों से वो शकील की माँ यानी अपनी बहन को कायल करने में कामयाब हो गई कि ठीक है शकील की शादी कर देते हैं। जो बिल्कुल ठीक हो चुका था, ऑपरेशन को भी काफ़ी टाइम हो चुका था, आखिर शकील की शादी कर दी गई। अब वो सिंगल से कपल बन चुके थे। बीवी बहुत अच्छी बीवी थी, प्यार करने वाली बीवी थी, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे क्योंकि खाला की बेटी थी। उसने भी आके शकील का बहुत ख्याल रखा। माँ ने भी बेटी को यही कहा कि जितना हो सके शकील का ख्याल करना। एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी बीवी से हुई और वो अब खुश था कि इस बीवी के नसीब से मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद, जिसको अभी वो एंजॉय भी सही तरीके नहीं कर पाया था, क्योंकि जब शादी होती है तो उस वक्त एक हमारे माशरे में, बाहर का माशरा अलग है, हमारे माशरे में जो 3-4 इस तरह के एशिया के मुल्क हैं, लड़का और लड़की, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, अगर आप बुरा न माने, कहानी में जगह तो नहीं बनती लेकिन घुसा देता हूँ ज़बरदस्ती। किसी ने अंग्रेज़ से कहा, गोरे से कहा, हैरत है कि आप लड़का और लड़की, खैर मैं इसको किसी और मौके के लिए रख देता हूँ, आप लोग फिर माइंड कर जाएंगे, आप कहेंगे जी इसमें स्टोरी का सीक्वेंस टूट गया। वो जो बिल्कुल ठीक सा था, शादी के बाद कुछ दिनों के बाद इंसान एक दूसरे को समझना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे की आदत को, चाहे लड़की जिसने अपनी स्टाइल से ज़िंदगी गुजारी होती है और लड़का जिसने अपनी स्टाइल से ज़िंदगी गुजारी होती है, वो दोनों कंप्रोमाइज़ के लेवल से गुजर रहे होते हैं। कुछ लड़की कंप्रोमाइज़ कर रही होती है, कुछ लड़का कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है। जहाँ पे बैलेंस, बराबरी की सतह पे कंप्रोमाइज़ होता है, वो कपल, वो जोड़ा चल जाता है। जहाँ पे ऊंच नीच होती है, एक को, लड़की को या लड़के को ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वहीं पे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इन दिनों में वो दोनों एक दूसरे की नेचर को समझने में जहाँ पे लगे हुए थे, तो वहीं पे मज़ीद जो बेहतर हो गया था, उसकी तबीयत फिर से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगी। और अभी वो चंद दिन ही हुए थे तबीयत को ख़राब हुए कि एक दिन दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे सोए और जब सुबह आंख खुली तो शकील इस दुनिया से नाता तोड़ चुका था। बीमार हुआ था, ऑपरेशन हो गया था, शादी से मना कर दिया गया था, लेकिन शादी के हुए हुए कुछ सालों थोड़े गुजरे थे, कुछ ही अरसा हुआ था, 2-3 माह ही हुए थे कि वो बीमार ज़रूर इन दोनों में था, लेकिन इतना शदीद भी नहीं था
लेकिन एक रात सोया तो वो बिल्कुल ठीक हालत में, बीमारी 3-4 दिन हफ्ते से उसकी चल रही थी लेकिन शिद्दत के साथ नहीं थी, और वो सोच रहे थे फिर इसका कुछ ना कुछ करते हैं, किसी से दम दरूद कराते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि अभी शिद्दत बीमारी ने नहीं पकड़ी थी, नॉर्मल थी। वो कमज़ोरी महसूस करता तो लेकिन फिर से खड़ा भी हो जाता और फिर से चलना शुरू कर देता, तो इतना शदीद बीमार नहीं था। लेकिन रात को सोया और सुबह जब बीवी ने उठाया, करवट ली, देखा रूह परवाज़ कर चुकी है। शकील इस दुनिया में बसने वाले लोगों से नाता तोड़ चुका है। उस घर में एक कोहराम सा मच गया। अभी कुछ दिनों, चंद महीने पहले ही तो इस घर में खुशी आई थी और उसी घर में मातम बिछ गया। सब आंख अश्कबार थी, हर आंख से आंसू बह रहे थे कि या अल्लाह, ये क्या हो गया। शकील को मट्टी की अमानत को मट्टी के हवाले कर दिया गया। मट्टी इंतज़ार करती है इंसान का तब तक जब तक उसके अंदर सांस है और वो चलता रहता है। जैसे ही सांस निकला तो आवाज़ आती है, मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। सो उस अमानत को उसके हवाले कर दिया गया, ऊपर से बंद कर दिया गया। अब उस घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उस घर के अंदर एक अजीब सी, सोगवार तो सब थे ही, लेकिन अजीब सी खामोशी इस बात की थी कि हुआ क्या है, किस बद नज़र की इस घर को नज़र लगी है। हंसता बसता घर उजड़ सा गया है। अल्लाह अल्लाह करके खुशी का मुंह देखा ही था कि घर ही उजड़ गया। जो इस घर में ब्याह के आई थी वो सबसे ज़्यादा तकलीफ में थी कि ये क्या हो गया। अभी तो हम एक दूसरे को समझ भी ना पाए थे, अभी तो जिंदगी की हमने शुरुआत की थी और जिंदगी ही खत्म हो गई। सबके लिए जिंदगी उसी तरह रवां दवां थी, सब अपने अपने रूटीन का काम कर रहे थे। थी इस जिंदगी से नाता तोड़े हुए, इस जिंदगी को दुखी दिल के साथ गुजारते हुए थी तो वो शकील की वो बीवी थी जो इस घर में ब्याह के आई थी। वो मुसलसल बैठी एक बात सोच रही थी, हुआ क्या है शकील को। डॉक्टरों ने अगर शादी से मना किया था तो वो इतना शॉर्ट टाइम के लिए नहीं था, वो ये था कि अगर वो शादी कर लेगा 3-4 साल बाद उसको जाके 2 साल बाद उसको नुकसान हो सकता है। अभी तो 3-4 महीने हुए हैं। कुछ लोग इस बात को मानने से तैयार थे कि क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था इसलिए फिर भी शादी कर दी गई तो इसलिए हुआ है, लेकिन उसकी बीवी जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। शकील बिल्कुल ठीक था, अचानक से हुआ है। हाँ, उसकी बीवी को यह ज़रूर समझ आ गई थी, शकील की बातों से भी, घर वालों से भी उसने सुन रखा था और शकील से भी बात करके उसको अंदाज़ा हो गया था कि शकील ने उसको बताया था कि जिस दिन मैं शीशे के आगे खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था, मैं अपने आप को पहचान भी नहीं सका था कि इस सामने कौन खड़ा है। मैं खुद अजीब सा हो गया था कि मुझे क्या होता जा रहा है। मैं वाकई एकदम से इतना जो कमज़ोर, आहिस्ता आहिस्ता होते होते बिल्कुल कमज़ोर सा हो गया। किस बात पे कमज़ोर हुआ ये मुझे खुद भी समझ नहीं आई। जाने वाला जा चुका था घर में, बाकी तो अपने अपने ज़िंदगी की तरफ लौट चुके थे। उसकी बीवी को टाइम लग रहा था ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो अभी शुरू ही हुई थी, शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी। वक्त इसी तरह थोड़ा सा गुजरा। शकील की जो बहन थी, उसके बेटे और बेटियां अल्लाह ताला ने दी थी। वो अभी उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन सारे ही माशाल्लाह सेहतमंद, गुपले गुपले से, बहुत ही, मतलब एक बच्चा होता है कमज़ोर सा, एक होता है सेहतमंद, एक होता है गुपलू, थोड़ा सा मोटे। तो ऐसे बच्चे थे, खाना पीना हर चीज़ उनका बहुत अच्छा था। उस घर में भी अभी दुख था तो सिर्फ इस बात का था, बहनें दुखी थीं अपने अपने घरों में, दो बहनें, कि भाई चला गया था, जवान भाई। अभी तो उसकी तालीम मुकम्मल हुई थी, नौकरी की तलाश में था और उसके बाद अभी अभी शादी हुई थी और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। बहनें बहुत ज़्यादा दुखी थीं, लेकिन क्योंकि वो शादीशुदा थीं, उनके बच्चे भी थे, इसलिए वो अपने घर, अपने बच्चे, अपने शौहर की
खिदमत करने में भी लगी हुई थी, हर वो अपने काम को अंजाम कर पा रही थी। उस दुख, उस अफसरदगी के अलावा जो भाई के लिए थी, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा थी, ज़िंदगी को भी चलाना था, तो इसलिए वो अपने घरों को भी चला रही थी। लेकिन एक बहन के यहाँ ऐसा हुआ कि उसका एक बेटा जिस तरह रूटीन में बीमार होता है उसी तरह बीमार हुआ। डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई लेके आए, बेहतर महसूस किया बच्चे ने। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ, वो जो गुपलू सा सेहतमंद सा मोटा मोटा सा बेटा था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगा, कमज़ोर होने लगा कि माँ को समझ ही ना आए। वो उसको उसी तरह खिलाती थी, उसी तरह सब कुछ खाना पीना ये वो सबकी रूटीन उसकी थी, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा था। फिर दूसरा बीमार हुआ, उसको भी इलाज कराया, डॉक्टर के पास लेके गए, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि तीनों बच्चे जो घर के अंदर थे खा पी उसी तरह रहे थे, लेकिन अब माँ नोट कर रही थी कि पहला जब बीमार हुआ उसके बाद खाना पीना वही पुराना था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसका वज़न कम हो रहा है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों बच्चों का वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। माँ बहुत टेंशन में थी, बाप भी टेंशन में था कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बाप ज़रा इस बात को टाल देता और कहता, ये अमूमन बढ़ती उम्र के बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो खाते पीते तो हैं, लेकिन दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसलिए कमज़ोर भी होते हैं, परेशान मत हो। माँ समझ रही थी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि वो जो पहला बेटा बीमार हुआ था, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, वो पहले वाला इतना फिर से कमज़ोर होने के बाद बीमार हुआ कि उसको अस्पताल कुछ दिनों के लिए दाखिल कराना पड़ा। सेहतमंद तो नहीं हो सका, बेहतर हुआ, कमज़ोरी उसकी कम हुई, तो उसको घर लेके आए। वहीं पे ही जो दूसरी बहन थी शकील की, उसके बच्चे भी बिल्कुल फ्रेश थे, तरोताज़ा थे, खेलते कूदते भागते शरारतें करते बच्चे थे। उस घर में भी सेम ऐसा ही हुआ कि पहले एक बीमार हुआ, फिर दूसरा, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना उसी तरह था और कमज़ोरी की तरफ जा रहे थे। अब पहली वाली माँ को तो यकीन हो चुका था, जिसका बच्चा अस्पताल से होकर आया, दूसरी भी पहुंची अपनी बहन के पास, इस परेशानी का इजहार किया कि मेरे बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता खा पी भी रहे हैं लेकिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो वहीं पे पहली वाली बहन ने कहा, बहना मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा बेटा तो अस्पताल होके आया है, सेम अब तुम्हारे घर में भी हो रहा है। मेरा शौहर मुझे पहले यही समझाता रहा कि बढ़ते हुए बच्चे हैं, तो मैं चुप कर जाती थी, लेकिन मामला ये नहीं है। दूसरी बहन भी उस बात को दिल पे ले बैठी थी कि वाकई मामला ये नहीं है। जिस तरह एक भाई चला गया, मेरी बहन के बच्चे इस तरह कमज़ोर हो चुके हैं, मेरे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहे हैं। बहुत से उन लोगों उनको मशवरा देते घर के और लोग कि नहीं, आप लोग वहम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे हो जाते हैं। लेकिन दोनों बहनें बहुत परेशान थी और फिर फैसला हुआ कि हम किसी अल्लाह वाले बंदे को ढूंढते हैं और उसको दिखा के आते हैं। अल्लाह वाले यहाँ पे वो हैं जो छुपे हुए हैं। अल्लाह वाले लोग वो हैं जो जाहिर अपना आप नहीं करते। वो कोई दुकान, कोई आस्ताना खोल के नहीं बैठे, जहाँ पे जाएं चंद पैसे डालें, वो पैसे नहीं लेते तो आप चंदे में डाल दें, गले में डाल दें, संदूक में डाल दें या एक टोकन ले लें। वो ऐसे नहीं हैं अल्लाह वाले। अल्लाह वाले वो हैं जो अपनी आज भी ड्यूटियां दे रहे हैं, वो हर जगह पे मौजूद हैं। वो ऐसे हैं, हो सकता है आपके घर में भी मौजूद हों, लेकिन आपको नहीं बताएंगे वो अल्लाह वाले हैं, क्योंकि जब रिश्ता बन जाता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो जाता है। अल्लाह वाला कौन होता है? अल्लाह वाला वो होता है जब अल्लाह के साथ आपका रिश्ता बनता है तो इतनी आजिज़ी, इनकसारी आ जाती है कि आप सबसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, आप डांटते नहीं हैं। इसकी चंद निशानियां मैं आपको चले बता देता हूं, कोई भी नहीं बताएगा। अल्लाह का कोई नेक बंदा ढूंढना हो, वैसे बतानी नहीं चाहिए, चले एक दो बता देता हूं। खुल खुला के कभी कहका नहीं लगाएगा, मतलब एजेड बंदा, मतलब जो मेरी उम्र में तो बहुत सारे लोग जो हैं हंसते खेलते शरारतें करते हैं, जो 60 साल का होगा, 55 साल का होगा बंदा या बंदी, वो कहका, अगर वो मुस्कुराएगा ज़रूर या मुस्कुराएगी, खुल खुला के उनके यहाँ कहका नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग नेचर वाइज ऐसे होते हैं, नहीं, उनकी नेचर क्या होगी? लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले, बहुत ज़्यादा लोगों को साथ मोहब्बतें बांटने वाले, दुआएं देने वाले, सर पे हाथ रखने वाले।
जो तस्बीह पढ़ रहे हैं आप पे फूंक मारने वाले हैं, लेकिन खुलखुला के कह के नहीं लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ी आपको मैं निशानी बता रहा हूँ। ये अपनी ड्यूटियाँ क्या देते हैं, जहाँ पे किसी को तकलीफ़ में दुख में देते हैं तो उसको फूंक मार देते हैं। बाकी हम जिनकी तलाश में निकलते हैं ये अल्लाह वाले नहीं, ये दुकान वाले होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं। वो दोनों बहनें भी जहाँ जहाँ जाती वो बताते इन बच्चों के साथ ये है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है। पैसे ले लेते और उसके बाद तावीज़ भी दे देते, फ़लाँ चीज़ें भी देते, और वो घर आती, इलाज कुछ भी ना होता, बच्चे वैसे के वैसे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। दूसरी बहन का बेटा भी हस्पताल पहुंच गया। वो इतना कमज़ोर और लाग़िर हो चुका था कि वो भी हस्पताल में दाखिल हो गया। वहीं पे उनकी एक दूर की रिश्तेदार उनको मिलने के लिए, स्पेशल उनको मिलने के लिए नहीं, उस शहर में आई हुई थी और उनको मिलने के लिए उनके घर पहुंची। और जब उसने हालात देखे कि उसको बताया गया कि बच्चे शदीद बीमार हैं, तो उसने कहा किस तरह क्या हुआ, और उनको पूरी तफसील जब बता दी गई तो उसने पूछा अब कहाँ है। उन्होंने कहा बच्चा हस्पताल में है। तो उन्होंने कहा चलें हस्पताल चलते हैं, क्योंकि दोनों बहनें बीमार बहुत ज़्यादा परेशान थीं। एक का बेटा अभी कुछ अर्सा पहले अस्पताल से होकर आया था, दूसरी का अस्पताल पहुंच गया था, और दोनों के बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। वो रिश्तेदार हस्पताल पहुंची तो वो बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई, उस बच्चे के पास गई, और जैसे ही उस बच्चे के पास गई तो उसको एक झटका सा लगा। उसने उस बच्चे को देखा, उसकी जैसे ही आंखों में जब भी किसी के साथ कोई मसला होता है, जिन्नात का, जादू का, बंदिश का, नज़र बद का, आप अगर साहिब इल्म हैं उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। उसके माथे पे देखेंगे, उसके चेहरे पे देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वो समझ गई मामला कुछ और है। वो गई, उस बच्चे को उठाया, उसका सर अपनी गोद में रखा, उसके बालों पे हाथ फेरती रही और कुछ पढ़ती रही। यहाँ तक कि उसने देखा कि जब वो पढ़ रही है तो बच्चे के अंदर हल्की सी कपकपाहट शुरू हो रही है। वो बच्चा हल्का हल्का कपकपाना शुरू हो गया। तो वो समझ गई कि जो वो सोच के आई थी वैसा ही था। उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला था। वो बच्चा ना सिर्फ कांप रहा था बल्कि उसी सिचुएशन की तरफ जा रहा था जिसके लिए वो पढ़ाई कर रही थी। उस बच्चे को गोद से उठा के वापस उसने बिस्तर पे लिटा दिया और पढ़ती रही। और जब वो फूंक मारने लगी तब तक वो बच्चा नहीं रहा था। उसके अंदर जो भी था वो मुखातिब होने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे ही उसने उसके माथे पे, मुंह पे फूंक मारी तो उस बच्चे के अंदर एक मर्द की आवाज़, जिसकी उम्र तकरीबन एक मर्द की एक भारी भरकम जो आवाज़ होती है, वो 60-70 साल का, 50-60 साल का जो एक मर्द होता है भारी भरकम आवाज़ का, वो उस बच्चे के अंदर से वो बोला क्या चाहती हो तुम। वो आवाज़ एक मासूम बच्चे की नहीं हो सकती थी। मासूम बच्चा गला चेंज कर ही नहीं सकता, मासूम बच्चा ड्रामा कर ही नहीं सकता। मासूम बच्चे के अंदर एक बारीक सी ही आवाज़ निकलती है, लेकिन जो मुखातिब कर रहा था वो भारी भरकम आवाज़ का मालिक था और शदीद गुस्से में भी था। जब उसको बोला क्या चाहती हो तुम, तो उसी वक्त उसने उस बच्चे की आंखों में देखा तो वो बिल्कुल रेड हो चुकी थी, लाल हो चुकी थी, बिल्कुल लाल, ऐसी लाल जैसे खून निकल रहा हो उन आंखों में से। और इतनी शदीद ये लाल हो जाती हैं जिसका मतलब होता है वो हाजिर हो चुका है, जो उस बच्चे के साथ अटैच है, जो उस बच्चे के जिस्म में रहता है या उस बच्चे के साथ रहता है, वो हाजिर हो चुका है। वो हाजिर हो चुका था और पूछ रहा था क्या चाहती हो तुम। तो उसने कहा कौन हो तुम। उसने कहा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। उसने कहा मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहती हूं कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम और क्या चाहते हो तुम। उसने कहा अगर मैं ना बताऊं तो उसने कहा फिर मुझे वो कुछ करना पड़ेगा जिससे इस बच्चे को तो तकलीफ होगी लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हें तकलीफ होगी, और मैं इस बच्चे को तकलीफ से बचाने के लिए ये बर्दाश्त कर लूँगी कि इस बच्चे को भी थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और तुम शायद मुझे जानती नहीं हो या अपनी अकड़ दिखाना चाहते हो, बेहतर है शुरू हो जाओ, बताओ। अब वही लाल आंखों वाला बच्चा सामने लेटा था। वो मासूम सा बच्चा था लेकिन लाल आंखें जिसकी थी, भारी भरकम आवाज़ से जो बोल रहा था वो कोई और था जो खामोश हो चुका था।
कमरे में 2-3 घर के लोग जो मौजूद थे वो इतनी अचानक सब कुछ होने पे हैरान थे कि ये क्या हो गया, हम क्या समझ रहे थे और क्या हो गया। आज तक जिनके पास जाते रहे हैं, माँ परेशान थी, पीरों फ़कीरों के पास, आमलों के पास लेके जाते रहे, उन्होंने तो हमेशा सिर्फ बता दिया, पैसे ले लिए, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो वो एक ऐसी औरत जिसने कोई पैसों का तकाजा नहीं किया, वो एक ऐसी नेक औरत जो खुद ही अस्पताल आ गई और आते ही पढ़ना शुरू कर दिया, साहिब इल्म थी। और अब वो जिससे मुखातिब थी वो उनके बच्चे के अंदर से बोल रहा था। अस्पताल का एक कमरा जिसके इर्द गिर्द कॉरिडोर था, जिससे डॉक्टर नर्सें गुजर रहे थे, मरीज भी जा रहे थे, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा बंद था जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। मासूम बेड पे लेटा था और उसकी आंखें लाल, अंदर से वो जिन भारी भरकम आवाज़ में बोल रहा था। जब वो खामोश रहा, आगे से ना बोला, तो वो समझ गई कि ये जिद पे अड़ रहा है, बोलने को तैयार नहीं है। तो उसने कहा अच्छा मैं अभी इसको बताती हूँ। उसने आंखें बंद की और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने पढ़ना स्टार्ट ही किया था तो फिर वो जो चुप हो गया था जल्दी से बोला, खामोश, रुक जाओ, रुक जाओ, बताता हूं मैं तुम्हें, रुक जाओ, रुक जाओ, बताता हूं मैं तुम्हें। और जब तीसरी दफ़ा बोला तो उस वक्त उस आवाज़ के अंदर एक तकलीफ़ थी, क्योंकि वो खातून सामने बैठी पढ़ी जा रही थी। जब वो पहली दफ़ा मुखातिब हुआ, रुको रुको बताता हूँ मैं, तो वो फिर भी पढ़ती रही। दूसरी दफ़ा भी सेम यही लफ्ज़ कहे, रुको रुको बताता हूँ मैं, वो पढ़ती रही। और जब तीसरी दफ़ा उसने कहा रुको रुको मैं बताता हूँ तुम्हें, तो उस वक्त आवाज़ के अंदर एक दर्द, एक तकलीफ़ महसूस की जा सकती थी। अब वो तकलीफ़ में आ चुका है। जब उस खातून ने देखा वो तकलीफ़ में आ गया तो खातून खामोश हो गई, इस इंतज़ार में कि अब वो बोलना शुरू करे। अब वो जो तकलीफ़ में आ गया था, तोते की तरह बोलने को तैयार हो गया। उसने कहा हाँ, शकील भी हमने मारा है। इस घर के अंदर अकेला मैं नहीं, मेरा पूरा कबीला आबाद है। हमें खून चाहिए था, हम शकील के साथ अटैच हो गए, हम उसका खून पीते रहे, वो कमज़ोर होता गया, वो होता गया, वो होता गया, यहाँ तक कि वो जान से चला गया। हमें फिर भी खून चाहिए था, फिर हम बच्चों के साथ अटैच हो गए और ये फिर बच्चे कमज़ोर होते गए, होते गए, होते गए, यहाँ तक कि हम ये इतने कमज़ोर हो जाते कि इनकी भी जान चली जाती। खातून ने पूछा कहाँ पे रहते हो तुम? उसने कहा जो इनके घर के अंदर, शकील के घर के अंदर वो जो स्टोर बना हुआ है जो हर वक्त बंद रहता है, वहाँ पे मैं और मेरा पूरा कबीला आबाद हैं, वहाँ पे हमारी रिहाइश है। कब से रह रहे हो? हम बहुत पुराने आबाद हैं। जब यहाँ पे घर नहीं बना था, यहाँ पे एक दरख्त था, एक खाली प्लाट था, उस खाली प्लाट के अंदर एक दरख्त था। प्लाट भी बाद में बना था, पहले ये वीराना था। यहाँ पे एक दरख्त था, इस दरख्त के ऊपर मैं और मेरा पूरा कबीला रहते थे। फिर एक प्लाट की 4 दीवारी दे दी गई, इसके अंदर दरख्त मौजूद रहा, हम उस दरख्त पे मौजूद रहे। फिर जब ये घर बनने के लिए उन्होंने क्या किया, उस दरख्त को काट दिया। हम लोग बहुत तकलीफ़ में आ गए थे, हमारा घर हमसे छीन लिया गया था। नस्ल दर नस्ल हम इस दरख्त के साथ आबाद थे, लेकिन जब उस दरख्त को काट लिया गया तो हम इंतज़ार में थे कि हम इस घर में ही रिहाइश रखेंगे। तो इन्होंने एक स्टोर बनाया जिसको हर वक्त ये बंद रखते थे। वहीं पे मैं और मेरा पूरा कबीला वहीं पे आबाद हो गए, हमारी आमाजगाह हो गई, वहाँ पे हमने रहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा, हम वहीं पे रहते रहे, लेकिन ऐसा वक्त आ गया कि अब हमें खून की ज़रूरत थी, हम खून के प्यासे थे। तो फिर हमने शकील का इंतखाब किया। शकील के बाद हम इस बच्चों की तरफ मुतवज्जो हो गए, इन बच्चों के बाद हम किसी और की तरफ मुतवज्जो हो जाते। उस खातून ने कहा मैं तुमसे मज़ीद कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी, सिर्फ इतना बताओ तुम इस घर को कैसे छोड़ोगे या इन बच्चों का पीछा कैसे छोड़ोगे? उसने कहा इस घर को तो हम नहीं छोड़ सकते, इस घर में तो हम रहते आए हैं, रहते रहेंगे। आप मुझे मारोगी तो मेरी फैमिली आपसे बदला ज़रूर लेगी।
आपने पढ़ाई की, मैं तकलीफ़ में आया, मैंने आपको कह दिया रुक जाओ मत पढ़ो, मैं खुद आपको बताता हूँ और मैंने बताना शुरू कर दिया। लेकिन ये सच है, हम इस घर को नहीं छोड़ सकते। आप मुझे मार भी दोगी तो मेरी फैमिली, आप मेरा कबीला आपसे बदला ज़रूर लेगा, आप सबका मुकाबला नहीं कर सकोगी, इसलिए हमें यहीं पर रहने दो। हाँ, बच्चों को हम छोड़ सकते हैं एक शर्त पे। औरत बोली क्या शर्त है बताओ? तो वो बोला अगर हर साल हमें खून दिया जाए तो हम घर के किसी भी फर्द को तकलीफ नहीं देंगे। अब क्योंकि वो एक साहिब इल्म थी, उसको अपनी ताकत का, इल्म का भी पता था, और जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको ये क्लियर पता होता है आप किस हद तक काम कर सकते हैं। अभी लास्ट एक मेरा प्रोग्राम चला है, इन्वेस्टिगेशन की है मैंने राजनपुर जाके। गुलाम अब्बास हैं जिनका घर था, एरिया था, जिन्होंने मुझे बुलाया था। उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करते हुए भी मैं 2-3 दफ़ा मैंने कहा है लफ्ज़, अकेला मैं कर रहा था, मुख्तलिफ क्लियर साइन मिल रहे थे, बहुत सारे मुझसे साइन मिस भी हुए हैं, लोगों ने मुझे दोबारा तस्वीरें भेजी हैं, ये साइन भी मिस हुआ है, ये भी मिस हुआ है। उस वक्त भी मुझे ये डर था कि इस वक्त मेरी इन्वेस्टिगेशन से ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा पा रहे, ना पहुंचा सकते हैं, मतलब उस हद तक जिस तरह नुकसान मुझे भी पहुंचा सकते थे, लेकिन शदीद नहीं, एक दायरा कड़ा था मेरा। दूसरे जो घर के जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, घर के और अफराद भी थे जो अपने अपने घरों में थे, एक छोटी सी वो बस्ती थी, वहां से निकल के उनको वो तकलीफ दे सकते थे, उसी लम्हे उनको नुकसान पहुंचा सकते थे। तो मैं बार बार 2-3 दफ़ा मैंने लफ्ज़ कहा है कि मैं ज़्यादा नहीं करूंगा। मैंने क्लियर भी किया उस घर को, इसके बावजूद कि मैंने क्लियर करना था, फिर भी मुझे ये एहसास था कि अभी अभी ये ना हो, पूरा कबीला है, अभी अभी जाके जो घरों में दूसरे लोग, बच्चे मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा दें। तो मैं उस वक्त भी एहसास कर रहा था। तो जब आप इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते भी एहतियात करें, तो औरत जानती थी कि मैंने इसको तो नुकसान पहुंचा देना है, बाकी सबको नहीं पहुंचा सकती, वो घर वालों को नुकसान पहुंचा देंगे। अगर उस औरत को ना नुकसान पहुंचा सके, बाकी घर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो कबूल कर चुका था, शकील को मारा उन्होंने था। अब वो इस बच्चों का इतना खून चूस चुके थे कि अगर इनका इलाज ना निकाला जाता तो ये बच्चों को भी मार देते। तो उस औरत ने उसके साथ तय किया, ठीक है, ये फैमिली हर साल आपके लिए आपकी खुराक का बंदोबस्त कर दिया करेगी, लेकिन आप किसी को ना नज़र आओगे, ना किसी को तंग करोगे, ना आपका किसी के साथ कोई वास्ता होगा। उसने कहा ठीक है। उसके बाद उस बच्चे को घर लेके आए, उसी शाम एक बकरा लिया गया, उसको हलाल किया गया, उसका जितने भी जिस्म से खून निकला वो एक बर्तन में डाल के, घर के फ़र्द का जिसका उसने कहा था, उस जिन ने, कि उस औरत को कहा था, आप नहीं, नाम लेके कहा था, मैं इस वक्त उन्होंने कहा नाम ना बताइएगा, वो फ़र्द जाए और अंदर रख के आ जाए। ऐसा ही हुआ। उस बर्तन को हाथ में पकड़े वो स्टोर रूम में दाखिल हुए। उन्होंने जाके उस बर्तन को, जो जगह बताई गई थी, उस बर्तन को वहाँ पे रख दिया गया और वापस आके बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया। तो उनसे कहा गया कि अगले दिन जाके वो बर्तन वहाँ से उठा लें। फैमिली के वो फ़र्द जब अगले दिन उस कमरे में, उस स्टोर रूम में दाखिल हुए और उस बर्तन को उठाया, तो उस बर्तन में उसी तरह भरा हुआ था पानी, जो उससे पहले उसके अंदर डाल के उनको दिया गया था खून, वो पी चुके थे और उसके अंदर अब पानी भरा हुआ था। वो पानी लेके बाहर आए और उनसे, खातून से पूछा क्या करना है इस पानी का? उन्हें कहा इसको आप फेंक दें और रूटीन बना लें कि अब आपने हर साल इसी तरह इनको एक बकरे का बर्तन भर के देना है। तो कहानी भेजने वाले कहते हैं अब वो हर साल अभी तक उस स्टोर रूम के अंदर एक भरा हुआ बर्तन हर साल रख के आते हैं, और उसके बाद जब उसमें अगले दिन जाते हैं तो पानी रखा होता है, उसको लेके वापस आ जाते हैं। अभी तक उनका ये सिलसिला जो है वो इसी तरह चल रहा है। तो मैंने आज उनकी कहानी सुनी है, और कहानी उन्हीं का नाम लेके जो मैंने बताया है, उन्होंने क्या नाम लिखा अपना, मेरा नाम बख्तावर है। बख्तावर जी, उस फैमिली से रब्ता कीजिए जो आज भी हर साल की तरह एक दिन, महीना जो मखसूस है जिसमें जाके वो बर्तन अंदर रख के आते हैं, अगर वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको उस मखलूक से छुटकारा दिला सकता हूँ। फिर उनको वो जो हर साल उनको उनकी खुराक पहुँचा के आते हैं, कोई ऐसी खुराक उनको नहीं पहुँचानी होगी, बल्कि वो उनका जो स्टोर रूम जहाँ पे आज भी उनकी रिहाइश है, आज भी उनका कब्ज़ा है, मैं उनको बिल्कुल क्लियर करके दे दूँगा। क्योंकि
अभी भी वो पूरा का पूरा कबीला उस स्टोर रूम में मौजूद है। वो घर के मकीन आज भी इस बात को जानते हैं, खौफजदा हैं, दोबारा कभी किसी और बंदे से राब्ता नहीं किया जो पढ़ाई करके उनको बाहर निकाल सके, इसलिए कि अभी तक किसी फैमिली के फ़र्द को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। उनकी खुराक उनको पहुंचाई जा रही है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ऐसा ना हो वो ये सोचते हैं किसी से हम राब्ता कर लें और ये गुस्से में तैश में आके किसी घर के फ़र्द को नुकसान पहुंचा दे, तो इसलिए वो किसी से राब्ता नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत साहिब इल्म हूँ या मेरे पास बहुत ताकत है, लेकिन अल्लाह की रहमत मेरे साथ है। बहुत सारे लोगों की, आप जैसे लोगों की दुआएं शामिल हैं। इससे भी बड़े बड़े केस, ये तो बहुत छोटा सा केस है, बड़े बड़े केस जो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। अभी पिछले दिनों वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा, जिसके जिस्म पे कट लग रहे थे, पूरे जिस्म के ऊपर अंदर तक, मुंह के अंदर कट लगते थे, अल्हम्दुलिल्लाह शोबाज बच्चा वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं शायद 2-3 दिन तक उसके घर भी जा रहा हूँ, वहाँ पे वीडियो भी बनाऊँगा। और आज ही मैंने उनसे रब्ता किया है, उनसे मेरा रब्ता हो गया है। एक बहन है और एक भाई, जिसकी तस्वीर भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम में शेयर की थी, जिसके अंदर जिन्नात रहते हैं। आज से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह ताला वो फैमिली भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 10 साल से उनके साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं गिनवाना नहीं चाह रहा। बताने का मकसद ये है, खौफ होता है फैमिली के अंदर, तो इसलिए वो कहते हैं जी कर सके या पता नहीं ना कर सके, ये ना हमारा काम ख़राब हो जाए। तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला गारंटी के साथ वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी वहाँ पे नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने दिन कहेंगे मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं वहाँ पे रहूँगा, किसी के साथ कोई भी मसला नहीं होगा। अपने ये वाक़यात बताने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं कोई पहुंची हुई हस्ती हूँ और मैं ये कुछ कर सकता हूँ। बताने का मतलब ये था कि उनको कायल कीजिए कि वो इससे बड़े बड़े काम कर चुका है, इससे भी बहुत बड़े बड़े। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। तो आप उनसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह मैं उनको क्लियर करके निकाल के दे दूँगा। तो ये थी जी आज की स्टोरी जो उन्होंने मुझे भेजी और मैंने आपको सुनाई। आप लोग भी अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। जितनी भी कहानियाँ मुझे आज तक भेजी गई हैं, मैं अब हर कहानी को शामिल करता हूँ। जितनी भी, पहले में ये था एक कहानी मैंने ज़िंदगी में मिस की थी, शायद उसको भी मुझे मौका मिला, नज़र आ गई, तो मैं उसको भी शामिल कर लूँगा। जो भी मुझे कहानी भेजेगा मैं इंशाल्लाह हर कहानी को शामिल करूँगा, करता भी आ रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी कहानी का अगर नंबर थोड़ा सा लेट आए तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मेरी कहानी क्यों नहीं सुनाएगी, सुनाई ज़रूर जाएगी। नंबर थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाएगा कि आपसे पहले भी कुछ लोगों ने कहानी भेजी हुई है, तो पहले मैं उनकी कहानी शामिल करूँगा, उसके बाद आपकी कहानी। सो एंड में जिस तरह मैं कहता होता हूँ, आप भी कहानी मुझे भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में या रोमन में। हिंदी ज़बान में जो लिखते हैं वो मुझे कहानी आई हुई है वो मैं नहीं पढ़ सकता मादरत के साथ। ये सिर्फ 3, उर्दू, इंग्लिश और रोमन में। वॉइस मैसेज अगर आप करेंगे, एक ही लंबा वॉइस मैसेज करें, कोई बात भूल जाए तो एक बाद में बेशक छोटा सा एक वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वॉइस मैसेज को डिलीट तब तक नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। क्योंकि अक्सर आज भी मैंने कहानियाँ खोली हैं वॉइस मैसेज सुनने के लिए, तो वॉइस मैसेज पीछे से डिलीट कर दिया गया है, फ़ाइल डाउनलोड ही नहीं हुई। तो मैंने उनको लिखा है कि जी दोबारा से फ़ाइल सेंड करें। अब अगर उन्होंने डिलीट कर दी है तो दोबारा से वो कैसे सेंड करेंगे, इसलिए उनको फिर नए सिरे से कहानी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसलिए अगर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो उसको डिलीट नहीं करना जब तक कहानी मैं सुना ना लूँ। वॉइस मैसेज करें या लिख के कहानी भेजें, आखिरी लफ्ज़ STORY स्टोरी आपने लाजमी आखिरी मैसेज लिखना है। वॉइस मैसेज भी किया है तो वॉइस मैसेज नहीं लिखना है, स्टोरी, आखिरी मैसेज स्टोरी आप लोगों ने लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह वो उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर वाले जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। और पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।